नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। एटा में बिजली विभाग का अजब कारनामा आया सामने। बिजली कनेक्शन कटवाने के बाद भी बिजली विभाग ने लगभग 17,000 का भेजा फर्जी बिल। पीड़ित ने बिजली विभाग के अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। कानपुर देहात में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे पति पत्नी और बेटी की ट्रक ने मारी टक्कर। जोरदार टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत। कुशीनगर में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तार तार करने वाली घटना आई सामने। चौथी पत्नी की चाह में पति ने पत्नी की सुपारी देकर करवाई हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और रामपुर में पति ने पत्नी की नुकीले हथियार से गर्दन गोद कर की यह हत्या। खुद भी आत्महत्या की। दोनों के बीच वाद विवाद बताया जा रहा है हत्या की वजह। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। 7 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। जमीन में गन्ना न खड़ा होने के कारण हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में डीजे को लेकर बारातियों और घरातियों के बीच जमकर विवाद। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। अमेठी के जंगलों में मिला अज्ञात युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। आगरा में बढ़ा है गर्मी का प्रकोप। लोगों को रेलवे के आरक्षण से भी जूझना पड़ रहा है। समस्याओं को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में कई और कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। बलिया के रसड़ा में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स को मारी गई गोली। घायल अवस्था में डांसर को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। सीओ ने कहा तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। बांदा के मुस्लिम इलाके में हिंदुओं के घर के बाहर लिखा गया हिंदू भारत छोड़ो। माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा जांच कर शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। बांदा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। पुलिस ने मामले में संलिप्त अपराधी को जेल भेजा। मिर्जापुर में बीजेपी नेता श्याम सुंदर केसरी ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस। का संगठन ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। लखनऊ के महुना नगर पंचायत के वार्डों में 3 दिनों से घरों में नहीं आया पानी। नाराज ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन। नगर पंचायत मुर्दाबाद के लगाए नारे। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने प्रत्याशी युवक को बीच रास्ते जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कर्नाटक वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने चिकमगलूर में, कोप्पा और उदुपी में चुनावी सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान आपको बता दें कि चिकमगलूर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हो और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं।
निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने में झोंकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दूसरे चरण में होने वाले 38 जिलों के मतदान में शामिल जनपद कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कानपुर देहात की झिंझक नगर पालिका में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी अमित तिवारी की जनसभा में पहुंचकर जनता को संबोधित किया और मतदान की अपील की है। दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो कि हारने के बाद क्या बोलेंगे तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है, बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं। एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे हैं। संजय सिंह मेयर चेयरमैन के समर्थन में प्रचार उन्होंने किया। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरा और मोदी और योगी सरकार पर जमकर वो बरसते हुए नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता के लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 43,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में कालाधन रूट किया गया। पूरी पार्लियामेंट में जेपीसी की हम मांग करते रहे। कितनी बार आवाज उठाई, सारे लोगों ने बता दीजिए आप ईमानदारी से कितना चैनल पे आपने डिबेट किया उस पर। तो इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाना है। मुद्दा अडानी है, मुद्दा जेपीसी है, मुद्दा इस समय जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का वो है। उससे ध्यान भटकाने के लिए नई नई देखिए ऐसा है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री गए, हमारे 2 मंत्री गए। जब वहाँ खिलाड़ियों ने कहा हमें रात में दिक्कत होती है, बारिश हो रही है, तो चारपाई चला गया, वो अपराध है? आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कोई अपराध कर दिया हमने। मतलब क्या खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, जिन बेटियों को ओलंपिक मिला तो आप अपने घर पे उनकी फोटो लगा रहे थे, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि चारपाई देने का आरोप है। ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो बहुत ही गलत बात है। और निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगाकर प्रचार प्रसार में जुटी हैं और इन्हीं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इटावा पहुंचे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ने भरथना निकाय चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट दें, हम लोग बचपन से ही भरथना में आते जाते रहते हैं। संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग कमल खिला रहे हैं। लोगों को कानून का राज पसंद है, लोगों को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं पसंद है और यहाँ चीज ढंग से बड़ी संख्या में लोगों ने इस जनसभा में भाग लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इटावा की सभी सीटों पर भरथना समेत कमल खिलेगा, प्रचंड बहुमत से खिलेगा। आपको पता है कि ये कब होता है? ये तब होता है जब चुनाव हम हार रहे होते हैं, तब तरह तरह के आरोप लगाते हैं और लखनऊ से बैठकर लगाते हैं। हम लोग गांव गली में घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं और वो लोग अपनी वातानुकूलित कक्षों से ही बाहर नहीं निकले हैं और जनता सब देख रही है। निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से हम काम कर रहे हैं और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए प्रयागराज आई थी और वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसको देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के कड़े पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई है। अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता गुलदाबाद पहुंची थी और करीबी जो
जफरुल्लाह हैं, उनके घर पर वो ठहरी हुई थी। फिलहाल ये भी खबर है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 24 फरवरी को उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार है। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 5 बार के रहे वर्तमान विधायक आलम बदीन का नगर निकाय की वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने पर सपा ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसको लेकर पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों को सदन में विधानसभा और लोकसभा की लिस्ट कुछ ये दी जाती है। तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को लड़ने का काम किया है। आयोग तक गए, विधानसभा और लोकसभा में जो लिस्ट हम लोगों को मिलती है उसमें नाम रहता है और जो उनके पास जाती है तो उस पर लिख देते हैं, डिलीट कर देते हैं, नंबर डिलीट कर देंगे। ये किस हद तक ये लोग जा सकते हैं? जब विधायक जी का नाम आदरणीय आलम बदीन साहब का नाम कट गया तो बताइए किसका नाम नहीं काट सकते? ये लोग किसी हद पर जाएंगे और इसका फैसला जनता 2024 में देने का काम करेगी। और सहारनपुर में राकेश टिकैत ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को उनका सम्मान दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि देश में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग और आम आदमी के लिए दूसरा कानून बनाया गया है। और इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई छोटा सा झगड़ा हो तो वहां पर झूठी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आम आदमी को पकड़ कर ले जाती है, उनका घर तोड़ती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन 7 पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक चुप हैं। दिल्ली में जो धरना चला हुआ है, जो हमारे रेसलर हैं, जो हमारी लड़कियां, जो देश का गौरव और स्वर्ण पदक जाती हैं, आज वे धरने पे है। जिनको अखाड़े में रहना चाहिए था वे इंसाफ के लिए धरने पे हैं। जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि देश में दोहरा कानून है। सत्ता पक्ष के लिए कानून अलग है और जो आम आदमी है उसके लिए अलग है। उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा चौथे स्वार डांडा में उपचुनाव का जोर शोर से, वहां पर उपचुनाव का शोर जारी है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां उपचुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सीट के अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी भी स्वार डांडा विधानसभा चौथे से मैदान में डटे हुए हैं और जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कोई कोर कसर वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। फलों के राजा आम की अगर बात की जाए तो बागपत जिले के रटौल का आम सबके जहन में आ जाता है, क्योंकि यहां का आम दुनिया भर में अपने स्वाद और मिठास के लिए जाना जाता है। इस बार बेमौसम बरसात के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है, सीधा सीधा इसका असर आम की फसल पर पड़ रहा है। ये कीट आम के बौर से लेकर पेड़ की नई पत्तियों पर भी उसका रस चूस लेता है और कीट चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे कि सूटी मोल्ड फंगस का प्रकोप ये बढ़ जाता है। बागपत जिले के रटौल कस्बे में, जो अपने आप में आम की बेल्ट भी कहलाया जाता है। यहाँ पर करीब 2000 एकड़ में आम के बागान हैं। इस बार लगातार बेमौसम बरसात के कारण फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। आज हम किसानों से बातचीत करने के लिए पहुँचे हैं और ये पूछने के लिए कि इस बार क्या नुकसान हुआ है, कौन से कीट ने उनको फसल को नुकसान किया है। चलिए पूछते हैं उनका हाल। जो इस बार बेमौसम बरसात हुई है उसमें कौन से कीट ने आपकी फसल को या आम की फसल को बर्बाद किया? इसमें अपर कीड़ा होता है जी, ये ठंड की, ये खरसा में जो ठंड पड़ती है, इस ठंड से ये कीड़ा बन जाता है और इसने इसका मॉल का जूस भी चूस लिया और जब टहनी का भी जूस चूस लेगा और मॉल का भी चूस लेगा तो फिर उसमें आम कहाँ से बनेगा। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी नुकसान है। बहुत काफ़ी नुकसान है जी, बहुत मोटा नुकसान है। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों का वही कहीं ना कहीं कहना है कि इस बार किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक बार दूसरे किसानों से और बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? अफजाल अहमद। अफजाल जी, इस बार जो बेमौसम बरसात हुई है इसमें आपकी फसल, आपके आम के बागान में कितनी नुकसान है? ये 1.25 लाख रुपए का बाग है मेरा पे। ये
इसमें कुछ भी नहीं है, 2-4 मनाम हो सकते हैं, अगर कहीं वो भी बच गई किसी उससे निकल गई, वरना कुछ भी नहीं है, सपाया है बिल्कुल। और एक अपर कीड़ा जो होता है और एक इसके साथ गिडार आती है, उन्हीं दोनों कीड़े की वजह से ये फसल बेकार है। इस बार जो लगातार बारिश बेमौसम बरसात के कारण आम की फसल को कितना नुकसान हुआ है आपकी? नुकसान तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी नुकसान है भैया। ये फफूंदी लगी है, बरसात जो हुई है उसकी, उससे एकदम नमूनिया बन गया आम को। आम खराब हो गया बरसात से ज़्यादातर, पहले फफूंदी लग गई। अच्छा, कौन से कीट ने काफ़ी नुकसान हुआ है जी? कौन से कीट से नुकसान हुआ? और नुकसान तो बता रहा हूँ मैं, अपर ने ख़त्म कर दिया और इसने फफूंदी ने ख़त्म कर दिया। फिर बरसात हो गई, फिर नमूनिया बन गया आम को, जो आम बारीक था उसको नमूनिया बन गया। अच्छा जी, ये होया, अपर आ गया, फिर अपर कीड़ा आ गया। हमने सभी किसानों से बात करी है और सभी किसानों ने एक ही बात कही है कि कहीं ना कहीं बेमौसम बरसात के कारण कीटों ने काफ़ी फसल को नुकसान किया है। अब देखना यह है कि सरकार किसानों के लिए कौन सा कदम उठाती है जिससे इन्हें मुआवजे का प्रबंध हो सके। प्रदीप पांचाल, जनता टीवी, बागपत। और इस समय नई शिक्षा नीति पर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी को लेकर आज लखनऊ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में श्री गंगवार ने कहा कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सही मायनों में भावी पीढ़ी को जीवन निर्माण करने की शिक्षा दे रहा है। वहीं इस पर CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने भी काफी कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। के अंत में टीचर्स को धन्यवाद देने के लिए ये कार्यक्रम होता है। इसे कहते हैं टीचर्स धन्यवाद समारोह। और इस अवसर पर हम लोग नई शिक्षा नीति पर भी विचार आज करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में खास तौर से वसुधैव कुटुंबकम पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि वसुधा एक कुटुंब है। तो बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो बड़े होकर इस पूरी पृथ्वी को अपना घर माने और सारी दुनिया के लोगों को अपना भाई समझे। और मैं जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में शहीद हुए चमोली निवासी लॉन्स नायक रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के रहने वाले शहीद प्रमोद नेगी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह श्रद्धांजलि अर्पित की है। दोनों शहीदों का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा था और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमारे शहीदों को यह देश हमेशा याद रखेगा। राज्य सरकार हर पल सैनिक परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शहीद रुचिन सिंह रावत के परिजनों की हर संभव मदद भी करेगी। प्रदेश के रुचिन सिंह रावत और हिमाचल प्रदेश के प्रमोद नेगी दोनों के ही पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ हमारे लिए एक तरफ बहुत दुखद क्षण भी है और इसके साथ साथ हमारे लिए गौरव भी है, गर्व भी है कि दोनों ने भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान दोनों शहीदों को। उत्तराखंड में हेली सेवाओं से सभी पर्यटक स्थल को जोड़ने के लिए लगातार इस पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2014 से पहले हेली सेवाओं की जो स्थिति थी वो सबको पता है। जॉली ग्रांट के अलावा कुछ हवाई पट्टी थी, आज उसमें विस्तार हुआ है। देहरादून से कई जगहों के लिए हेली यात्रा शुरू हुई है और कई नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। भविष्य में सभी तीर्थ स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ा जाएगा और इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है। 2014 से पहले उत्तराखंड के अंदर जॉली ग्रांट के अलावा एक अपना है जो हवाई पट्टी है, कुमाऊं में एक थी, एक पिथौरागढ़, एक चिनाली। आज पहली बार उन हवाई पट्टी में सेवाएं प्रारंभ हुई हैं। ये ठीक है, कुछ कारणवश कभी रुकती है कभी चलती है, लेकिन चल रही हैं। इसके साथ साथ हेलीपैड बहुत बड़े हैं। अगर 2014 की आप तुलना करेंगे तो अनेकों स्थान हेलीपैड अभी भी हमने जो है, चाहे टिहरी से लेकर आपका गोचर हेलीपैड की व्यवस्था, ये सारी किस कालखंड में हुई? हमारे कार्यकाल में घटना हुई। अभी जोशीमठ के अंदर हेलीपैड के लिए स्थान चुन लिया गया है, टिहरी के अंदर हेलीपैड के लिए स्थान चुन लिया गया है। अनेकों स्थान हैं जिन स्थानों पर, और ख़ासतौर पर मैं
ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ अनेकों देवस्थल हैं और मैं अपने पर्यटन मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हर पर्यटन स्थल को अब हेलीपैड से जोड़ा जाएगा और भविष्य के अंदर नवरात्रि होते हैं, चाहे दो प्रकार नवरात्रि। और उत्तराखंड में पहली बार बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब जमीन खरीदने और व्यापार करने के लिए कड़े कानून से गुजरना होगा। क्या है ये नया कानून और क्या कुछ तैयारी धामी सरकार ने इस कानून को लेकर की है ताकि वेरिफिकेशन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के लोग उत्तराखंड में जमीन खरीद पाएंगे? ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। देवभूमि में जमीन खरीदना अब आसान नहीं। जमीन खरीदने के नियम होंगे बेहद सख्त। नए नियमों के लिए आएगा अध्यादेश। अब रोक-टोक नहीं खरीद पाएंगे जमीन। उत्तराखंड सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। अब इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए बाहरी प्रदेशों के लोगों को अब उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन के नियम से गुजरना होगा। यानी अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना पहले जैसे नियमों के मुताबिक आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सरकार उत्तराखंड में जमीन खरीदने को लेकर नियम कड़े बनाने जा रही है ताकि बेरोक-टोक जमीन प्रदेश में न खरीदी जाए। और इसको लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीन खरीदने के लिए वेरिफिकेशन को मंजूरी भी दे दी है। जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या होगी। जो भी लोग बाहरी प्रदेशों के उत्तराखंड में व्यापार करने या घर बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, उन्हें सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए उन्हें जमीन खरीदने से पहले वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से जिस जगह के मूल निवासी जमीन खरीदने वाला व्यक्ति होगा, उनके नजदीकी थाने से उनका सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद ही बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति जमीन खरीद पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व विभाग को इसके लिए अध्यादेश लाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अध्यादेश आते ही वेरिफिकेशन का नियम प्रदेश में लागू हो जाएगा। ये कल माननीय मंत्रिमंडल में एक सुओ मोटो निर्णय था माननीय मंत्रिमंडल का, और उस पर चूंकि प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग उसको अध्यादेश के माध्यम से करने जा रहे हैं। अध्यादेश का प्रारूप जल्दी। धामी सरकार के इस फैसले से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा का कहना है कि आम जनता भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर सरकार का आभार व्यक्त कर रही है। अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति उत्तराखंड में जमीन खरीदने या कारोबार करने की सोचते हैं, वो उत्तराखंड में जमीन नहीं ले पाएंगे और इससे देवभूमि का जो माहौल है वो शांत ही रहेगा, जिसके लिए उत्तराखंड जाना और पहचाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने जो अभी निर्णय लेने का फैसला किया है कि जो बाहर का व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद रहा है या कुछ भी काम करने वाला है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अगर वो कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई उसके खिलाफ अपराध है, तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में जमीन खरीदने और कारोबार करने से रोका जाएगा। यह निर्णय राज्य के व्यापक हित में है और राज्यवासियों ने इस निर्णय की प्रशंसा की है और मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। निश्चित रूप से जो देवभूमि का जो वातावरण है, यहाँ का जो सनातनी वातावरण है, उसको अगर कोई भी खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में जमीन खरीद ली है, क्या सरकार उनका भी वेरिफिकेशन कराएगी। इस नए कानून से उत्तराखंड में सियासी माहौल में गर्मी पैदा हो गई है। तो वही नया कानून आने से माना जा रहा है कि अपराधी किस्म के लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदना मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक प्रदेश सरकार इसको लेकर अध्यादेश लेकर आती है और क्या वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में जमीन नहीं मिल पाएगी। इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। की रिपोर्ट। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मारा खुद ऑनलाइन बैठकों में सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से तैयारियों के फीडबैक भी ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटियां और न्याय पंचायतों स्तर पर बैठकें प्रस्तावित हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।